हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे डायफ्रामेटिक हर्निया जो पीडियाट्रिक का टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इट इज़ अ कंजेनाइटल अनोमली ऑफ चिल्ड्रन। ये क्या होती है? कंजेनाइटल अनोमली होती है इन विच द प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन सच एज द स्टोमच, स्प्लीन, इंटेस्टाइन थ्रू द थोरेसिक कैविटी थ्रू द डायफ्राम। ये क्या होता है? एक कंजेनाइटल अनोमली है, ठीक है, जिसमें क्या होने लग जाता है? प्रोट्रूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक तरह से प्रोट्रूजन होने लग जाता है एब्डोमिनल ऑर्गन का। ठीक है, क्या होता है? प्रोट्रूजन हो जाता है एब्डोमिनल ऑर्गन का। किसके थ्रू? थ्रू द थोरेसिक कैविटी इन द डायफ्राम। तो क्या होता है कि जो डायफ्रामेटिक हर्निया होता है वो हम पढ़ेंगे। एक तो डायफ्रामेटिक हर्निया, उसको क्यों बोला है? जैसे डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है, हर्निया क्या होता है? एक तरह से प्रोट्रूजन ऑफ कोई भी ऑर्गन, जैसे वीक पॉइंट हो गया किसी की, कोई मसल वीक हो गई, या फिर कोई जो सर्जरी वगैरह होती है तो वहाँ पे क्या होता है? कट वगैरह लगाते हैं तो क्या होने लग जाता है? वीक उसकी मसल, वहाँ की मसल क्या होने लग जाती है? वीक होने लग जाती। अगर वहाँ की मसल वीक होगी तो क्या होगा? जो ऑर्गन हो गए वो अपनी जगह से खिसक के थोड़ी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। मतलब वह एक जगह से दूसरी जगह पे चल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोट्रूजन। मतलब कोई भी ऑर्गन क्या होने लग जाता है? अपनी जगह से प्रोट्रूजन होने लग जाता है वहाँ पे दूसरी जगह पे, उसको हम बोलते हैं हर्निया। ठीक है, और डायफ्रामेटिक हर्निया क्यों बोला है? क्योंकि जो हर्निया होगा वो डायफ्राम के थ्रू क्या होने लग जाता है? जो एब्डोमिनल ऑर्गन क्या होने लग जाते हैं? थोरेसिक कैविटी में चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। आया समझ में? एक बार और देखते हैं। इट इज़ अ कंजेनाइटल, ये क्या होती है? चिल्ड्रंस की कंजेनाइटल अनोमली होती है डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसमें क्या होता है? इंटेस्टाइनल और ये क्या एब्डोमिनल ऑर्गन क्या होने लग जाता है? थोरेसिक कैविटी में मूव हो जाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम। टाइप्स देखेंगे। इट इज़ अ टू टाइप्स, बैचडल हर्निया और मोर्गागनी हर्निया। ठीक है, बैचडल क्या हर्निया क्या होता है? इट इज़ अकर व्हेन द ओपनिंग, क्या होता है? ओपनिंग होती है लेफ्ट साइड ऑफ द डायफ्राम। मतलब जो डायफ्राम का जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे क्या होने लग जाती है? ओपनिंग होती है। जैसे ये क्या होने लग जाता है? लंग्स हो गए, ये हो गया डायफ्राम, इसके बाद में ये एब्डोमिनल कोई भी ऑर्गन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। लेफ्ट साइड में क्या होता है? यहाँ पे होल होगा, मैं अलग कलर के थ्रू दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर होल होगा तो जो नीचे स्टोमच हो गया, इंटेस्टाइन, वो क्या करने लग जाए? अपर की ओर मूव करने लग जाए। तो यही लिखा है इसमें, इट इज अकर व्हेन द ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द डायफ्राम बाय द ओपनिंग। किस इस ओपनिंग के थ्रू क्या करना है? इंटेस्टाइन और स्टोमच कैन मूव इन द थोरेसिक कैविटी। आया समझ में? कि जो भी इंटेस्टाइनल के ऑर्गन है वो थोरेसिक कैविटी में मूव होने लग जाते हैं उस होल के थ्रू। फिर आता है सेकंड, मोर्गागनी हर्निया। मतलब इसमें क्या होता है? इट अकर व्हेन द इफेक्ट ओपनिंग इनटू द राइट साइड ऑफ द डाय। क्या होता है? जो राइट साइड के डायफ्राम में क्या होने लग जाता है? ओपनिंग हो जाती है, उसकी वजह से क्या होने लग जाता है? बाय द ओपनिंग द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन कैन मूव द थोरेसिक। तो इसकी वजह से भी क्या होता है? जो लीवर होता है और गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन हो गया, वो क्या करने लग जाते हैं? थोरेसिक कैविटी में मूव करने लग जाता है। ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे ये क्या हो गया? एक तरह से डायफ्राम। तो इसमें क्या हो गया? इस साइड पे क्या हो गया? लेफ्ट साइड का डायफ्राम है, या ये हो गया डायफ्राम। तो इसकी वजह से क्या होता है? जो ये जो तीर का निशान दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है? ये होल होता है लेफ्ट साइड में। बोच डगलिया हर्निया का बताया था मैंने कि इसमें क्या होता है? जो इसकी वजह से जो स्टोमच और इंटेस्टाइन क्या होने लग जाए? अपर की ओर मूव होने लग जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया लेफ्ट साइड में। तो अगर सेम एज राइट साइड में ओपनिंग होगी तो जो क्या कहें? मोर्गागनी हर्निया में क्या होता है? लीवर हो गया, तो ये क्या होने लग जाता है? ऊपर की ओर मूव होने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है, आया समझ में? इसको शॉर्ट फॉर्म में CADHP बोला जाता है। ठीक है, आया समझ में? क्या बोला है? कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है, तो क्या होता है? होल हो जाता है डायफ्राम में लेफ्ट साइड और राइट साइड में, दोनों की साइड पे। ठीक है, तो ये होता है मोर्गागनी हर्निया। ठीक है, अब देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ द डायफ्राम। क्या इफेक्ट देखने को मिलता है डायफ्रामेटिक हर्निया की वजह से? ड्यू टू द प्रोट्रूजन पार्ट। क्या होता है? प्रोट्रूजन पार्ट इन द थोरेसिक कैविटी, द लंग्स अफेक्ट द साइड, लंग्स अफेक्ट होता है साइड by be compressed with the collapse by the organ like the intestine and thoracic cavity। मतलब जो ऑर्गन
प्रोट्रूजन हो चुका है थोरेसिक कैविटी में, क्योंकि स्टोमच अगर ऊपर चला जाता है नॉर्मल जगह से, अपनी जगह से, या फिर इंटेस्टाइन ऊपर चली जाती है, तो जो ऊपर के जो ऑर्गन है लंग्स, वो क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं लंग्स। क्योंकि क्यों अफेक्ट होंगे, क्योंकि जो सारे ऑर्गन, जैसे एक तो नॉर्मल कोई पर्सन, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझेंगे हम, जैसे एक घर है, ठीक है, एक कमरा है, उसमें क्या होने लग जाता है, एक घर में क्या होने लग जाता है, एक पर्सन ही रहता है, तो उस पर्सन के लिए वो सेफ़ है, ठीक है, वो आराम से रह सकता है। सेम अगर कहीं मेहमान आ जाए या फिर कोई और हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, एक की जगह 3 आ गए, ठीक है, 3 या 4 अगर कोई पर्सन आ गया, तो वहाँ क्या होंगे, वो आएंगे तो उसको क्या होंगे, तो उसके लिए थोड़ा कंप्रेस होने लग जाता है, मतलब वो उस जगह पे अच्छे से रह नहीं पाएगा, जो वो अपना मन मर्जी का करता तो वो कर नहीं पाएगा। जैसे ही उसमें, तो लंग्स का क्या है, लंग्स का काम डायलेट होना, ठीक है, और ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, तो उसको क्या करने लग जाए, कंप्रेस होंगे तो वो अच्छी तरह से ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा। तो यही है कि जो इंटेस्टाइन और थोरेसिक स्टोमच क्या होने लग जाए, थोरेसिक कैविटी में चले जाएंगे, तो क्या होने लग जाएगा, वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा और कोलैप्स नहीं होगा, मतलब जो उसका सांस लेना और छोड़ने का काम है, वो उसमें क्या होने लग जाती है, दिक्कत होने लग जाती है। तो यही है कि प्रोट्रूजन की वजह से लंग्स का अफेक्ट होता है, ठीक है। इस डायग्राम में अच्छे से समझा रखा है भाई, जैसे ये अगर सारे ऑर्गन ऊपर चले जाएंगे तो ठीक है, ये लंग अच्छे से इन्फ्लेट नहीं हो पाएगा, यही है। फिर अब देखते हैं ईटियोलॉजी ऑफ एंड रिस्पेक्ट, क्या किस कारण से डायफ्रामेटिक हर्निया देखने को मिलता है। तो एक तो ये कंजेनाइटल होता है, सबसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही पढ़ा था। फिर एक सी ब्लंट इंजरी, अगर क्या होगा, डायफ्राम में किसी की गोली लग गई, ठीक है, या फिर ब्लंट इंजरी, चाकू वगैरह से इंजरी हुई है, तब क्या हो सकता है, उस कंडीशन में हो सकता है कि डायफ्राम क्या होने लग जाता है, के थ्रू होल होने के कारण क्या होने, जो ऑर्गन है वो ऊपर चले जाए। फिर थर्ड आता है सर्जिकल प्रोसीजर और चेस्ट, इसमें क्या होने लग जाए, अगर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है चेस्ट पे, या फिर कभी क्या हार्ट की सर्जरी हुई, तो उस टाइम पे क्या होने लग जाता है, एक तरह से, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो, तो उस जगह से क्या होने लग जाए, उसकी मसल वीक होने लग जाती है, जो इसलिए वो क्या होने लग जाता है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो अपर मूव हो जाता है। या फिर कहीं गन शॉट, अगर गन शॉट वुंड हुआ है, तो हो सकता है उस वुंड की वजह से क्या होने लग जाता है, जो ऑर्गन है वो ऊपर चला जाए। या फिर कहीं फाल होने की वजह से क्या होने लग जाए, डायफ्राम में ब्रेक होने लग जाएगा, तो उससे ऊपर चला जाएगा, प्रोट्रूजन हो सकने के चांसेस इंक्रीज होने लग जाए। फिर इसका साइनम सिम्टम देखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइनम सिम्टम। डिसअपनिया क्यों होगा, क्योंकि ना लंग्स अफेक्ट हो रहे थे, क्यों अफेक्ट हो, क्योंकि वो अच्छे तरह से कोलैप्स ही नहीं हो पाएंगे और कंप्रेस होने लग जाएंगे उसकी वजह से, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि अच्छे तरह से वो जैसा उनका काम है वो वर्किंग कंडीशन नहीं होगी, तो इसलिए क्या होने लग जाता है, लंग्स अफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से क्या डिसअपनिया देखने को मिलता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलता है। फिर आता है ट्रैकेपनिया मीन्स होता है कि जल्दी फास्ट, उसकी जो क्या है, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो इंक्रीज हो, क्योंकि वो एक तरह से जो पूरी बॉडी को नॉर्मली सप्लाई कर रहा था, ठीक है, हाँ, रेस्पिरेशन, वो क्या होने लग जाती है, ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो उसकी वजह से क्या वो जल्दी ब्रीथिंग करेगा। फिर साइनोसिस देखने को मिलता है, ठीक है, और इनकी चेस्ट साइज इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जो होता है ना कि भाई कि जो ऑर्गन है, एब्डोमिनल के जो ऑर्गन है वो ऊपर चले जाएंगे, तो क्या होने लग जाए, चेस्ट की साइज इंक्रीज होने लग जाएगी। फिर आएगा स्कीफोई एब्डोमिनल क्यों बोला है इसमें, क्योंकि जो एक बूट शेप की तरह शेप हो जाता है, एक नाव की तरह शेप हो, क्योंकि ना आगे से तो क्या होने लग जाती है, मोटी होने लग, फिर वापस एब्डोमिनल धीरे हो, तो ऐसे एक बूट शेप होने लग जाता है उसका शेप, इसलिए हम बोला है स्कीफोई एब्डोमिनल। और ऑन द अफेक्टेड साइड रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट, रिड्यूस ब्रीथिंग, मतलब क्या होने लग, जहाँ से भी, जैसे राइट साइड में अफेक्ट हुआ तो राइट साइड में क्या होने लग जाए, चेस्ट का मूवमेंट कम हो जाएगा, और उसका ब्रीथ साउंड जो आना चाहिए वो भी नहीं आएगा, ठीक है, कम आएगा। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर बेटर देन द हियर राइट साइड, जो भी लेफ्ट साइड से क्या होने लग जाए, जो हार्ट साउंड है वो कहाँ सुनाई देंगे, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में सुनाई देंगे। फिर और अगर वो चेस्ट में चले जाएंगे इंटेस्टाइन, तो क्या होने लग जाए, जो भी इंटेस्टाइन के जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो या फिर पेरिस्टाल्सिस साउंड है, ठीक है, वो कहाँ सुनाई देंगे, हम जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे क्या होने लग जाए, चेस्ट में सुनाई देने लग, जैसे राइट साइड में चला गया तो राइट साइड में सुनाई देंगे। फिर आ गया शोक, क्योंकि पेशेंट कब शोक में चला जाएगा, अगर पेशेंट हो सकता है लंबे टाइम तक अगर उसको ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले, तो उस कंडीशन में क्या होने लग जाए, क्योंकि ब्रीथिंग अफेक्ट हो तो शोक में जा सकता है। फिर हाइपोक्सिया,
डिक्रीज द सप्लाई ऑफ हाइपो, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिया, या फिर टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई। फिर आता है हाइपोक्सीमिया होता है ब्लड में, और इसमें हाइपोक्सी क्या होता है, टिश्यू में अगर ब्लड सप्लाई कम जाएगी ऑक्सीजन सप्लाई तो उसमें O2 की उसको बोलेंगे हम हाइपोक्सिया। फिर देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, किस किस से हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई डायफ्रामेटिक हर्निया, हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू कि उसको हिस्ट्री पास प्रेजेंट और हिस्ट्री लेंगे। फिर फिजिकल एग्जाम इसको देखे, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही होगी, ठीक है, और पेरास्टालसिस मूवमेंट प्रकर्शन के थ्रू अपन देखे पालपेट करके हम देखेंगे, सॉरी ऑस्कल्टेट करके अपन देखें सुनेंगे कि क्या होने लग, जैसे पेरास्टालसिस मूवमेंट चेस्ट में फील होंगे, और अपन उसमें भी देख सकते, अपन ने देखा था बूट शेप का हो जाता है डायफ्राम, और चेस्ट के साइज इंक्रीज होने लग जाते हैं, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि डायफ्रामेटिक हर्निया। फिर आ देंगे चेस्ट और एब्डोमिनल की एक्सरे करेंगे तब इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। फिर यूएसजी करेंगे और ईसीजी जो क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि हमें कार्डियक की जो एक्टिविटी उसके पता चल जाएगा, ठीक है। फिर द अर्ली डायग्नोसिस में बी डन ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड इन केस ऑफ द हाइड्रोएमनियोस इन द एमनियोग्राफिक स्टडी। मतलब क्या होने लग जाता है, अर्ली डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करेंगे एंटीनेटल चेकअप। एंटीनेटल चेकअप क्या कब बोलेंगे हम, प्रेगनेंसी के पहले। मतलब क्या होता है 3 पीरियड होता है, एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। एंटीनेटल कब बोलेंगे, जब क्या होता है, जब क्या होने लग जाए कि जो भी प्रेगनेंसी से कंसीव से लेके अपन क्या करते हैं, कंसीव से लेके अपन जब तक वो प्रेग्नेंट रहेगी डिलीवरी से पहले, तब क्या करने लग जाए उसे हम बोलेंगे एंटीनेटल। और इंट्रानेटल कब बोलेंगे, ड्यूरिंग डिलीवरी की स्टेज उसको हम इंट्रानेटल, और पोस्टनेटल डिलीवरी के बाद में। तो हम बोलेंगे एंटीनेटल पीरियड में अगर अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोएमनियोस, मतलब क्या जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम क्या करेंगे एमनियोग्राफिक स्टडीज़ के थ्रू अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट में क्या होता है प्री ऑपरेटिव, और क्योंकि सर्जिकल मैनेजमेंट ही होता है इसमें हम टेबलेट्स, ऐसा तो है नहीं भी टेबलेट्स के देख के हम क्या कर सकते हैं उसको क्योर कर सकते हैं। एक सर्जिकल मैनेजमेंट की उसको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, सर्जिकल मैनेजमेंट करने से पहले प्री और पोस्ट ऑपरेटिव चीज़ें देखनी पड़ती है। तो प्री ऑपरेटिव में क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे, क्योंकि जो भी सिक्रेशन आ रहे हैं उसको सक्शन आउट करेंगे, और हेड एलिवेटेड रखेंगे 45 एंगल पे, क्योंकि जो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे उसमें क्या होगा, ब्रीथिंग थोड़ी ऐसे ही उसको डिफिकल्टी हो रही है तो थोड़ा ब्रीथिंग लेवल मेंटेन हो जाए। फिर हम उसे O2 लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है वो क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं। फिर पल्स ऑक्सीमेट्री से क्या करते हैं उसका ऑक्सीजन लेवल देखा जाता है। द डीकम्प्रेशन ऑफ द स्टोमच बाय द NG2, और अपन क्या करते हैं जो एस्पायरेट कर देते हैं अपन, जो भी स्टोमच में जो फूड कंटेंट है उसको नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब होती है उससे हम डीकम्प्रेस करते हैं। फिर और IV न्यूट्रिशन, उसको IV ग्लूकोज उसको प्रोवाइड कराएंगे न्यूट्रिशन के लिए। द एसिडोसिस इज करेक्टराइज बाय द सोडियम, अगर कोई भी एसिडोसिस की कंडीशन है तो उसको हम क्या करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोवाइड करेंगे। और फिर आएगा हाइपोथर्मिया के लिए क्या प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या एंटीबायोटिक जो देंगे, ठीक है। आई गया समझ में। हाइपोथर्मिया मीन्स टेम्परेचर और हाइपो मीन्स डिक्रीज, ठीक है। फिर अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट से हम डायफ्रामेटिक हर्निया को क्योर कर सकते हैं। इन द सर्जिकल मैनेजमेंट एब्डोमिनल ऑर्गन रेप्लेस एंड डायफ्रामेटिक इफेक्ट इज करेक्ट। मतलब क्या करेंगे, जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन ऊपर हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं अपनी पोजीशन पर लाएंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे जो उसको डायफ्रामेटिक में जो ओपनिंग हो रही थी उसे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। द थोरेसिक ड्रेनेज में भी कंटिन्यू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, मतलब जो भी थोरेसिक से ड्रेनेज आ रहा है उसको क्या करेंगे ड्रेनेज को कंटिन्यू करेंगे, और जो क्या करेंगे अब जो डायफ्राम में जो ऑर्गन चले गए थे उनको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाके जो डायफ्राम के अंदर जो ओपनिंग थी उसको क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। आफ्टर प्रोसीजर के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव क्या होता है, प्री ऑपरेटिव देखो वैसे ही मॉनिटर इन NICU, जो नियोनेटल ICU है उसके अंदर क्या करेंगे जो बेबी को या चिल्ड्रन को मॉनिटर करेंगे, और उसको क्या करें मैग्निक वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे वीक्स के लिए और डे के लिए, ठीक है।
पेन मेडिकेशन देंगे एनाल्जेसिक, ठीक है, एंटीबायोटिक देंगे और हॉस्पिटल में स्टे रखेंगे उसको वीक और मंथ में बाय किसके लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। आए समझ में डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या होता है, उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।